रात दुल्हन को लेकर वापस आ रही थी कि रास्ते में डाकुओं ने बारात रोकी और दुल्हन को अगवा करके ले गए। उन्होंने दुल्हन के बाप से 1 करोड़ रुपए की डिमांड की और ये भी कहा कि अगर पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो रमशा यानी दुल्हन को जान से मार दिया जाएगा। अकरम साहब अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लिहाजा उन्होंने पुलिस को बताने का रिस्क बिल्कुल ना लिया। हालांकि कई रिश्तेदारों और दोस्तों ने इस बात का मशवरा दिया था कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। उन्होंने अपना प्लॉट फरोख्त किया और डाकुओं की डिमांड पूरी की और अपनी बेटी रिमशा को वापस लाए। वो वापस तो आ चुकी थी, लेकिन अब दूल्हे ने इतराज किया कि मेरी बीवी एक रात अजनबी मर्दों के दरमियान गुजार कर वापस आई है। इतनी खूबसूरत दुल्हन को डाकू कैसे छोड़ सकते हैं। लिहाजा रिमशा का मेडिकल टेस्ट होगा और मैं इस बात की तसल्ली चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी बीवी को छुआ तक नहीं। जब रमशा ने ये बात सुनी तो इसने इमरान का ये मुतालबा मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हरगिज मेरा मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। इमरान ने रमशा को तलाक दे दी तो रमशा ने भी इमरान के सामने कसम खाई कि तू मेरी जिंदगी में आने वाला पहला और आखिरी मर्द है। अब मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगी। 19 साल बाद इमरान अपनी फैमिली और बच्चों के साथ मुल्तान से लाहौर जा रहा था तो इसने रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़ी बकारन को देखा था। जब इमरान ने इसे गौर से देखा तो इसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये बेकारन कोई और नहीं थी बल्कि तालीम मुकम्मल होने के बाद रमशा ने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। इसे इस स्कूल में इसकी सबसे बेहतरीन दोस्त लेकर आई थी। रमशा की सैलरी भी अच्छी थी और इस स्कूल का माहौल रमशा को बहुत पसंद था। स्कूल घर से ज्यादा दूर भी नहीं था और आरामदाह माहौल था। शाजिया की वालदा हर वक्त अपने बेटे इमरान की शादी की बात करती। दिन रात इसके लब पर यही बात थी कि मैं अपने बेटे की जल्दी शादी करना चाहती हूँ। इमरान मेरा इकलौता बेटा है और इसकी शादी मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है। इमरान की वालदा काफी बीमार रहती थी और अपनी माँ की बीमारी को देखते हुए इमरान भी इसी कोशिश में था कि जल्दी से कोई अच्छा रिश्ता मिले तो मैं शादी कर लूं। इमरान की वालदा और इमरान की बहन शाजिया दोनों एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थी। उन्होंने रिश्ते कराने वाली मासी के भी जिम्मे लगाया हुआ था। पहली बार शाजिया ने इमरान को रमशा की तस्वीर दिखाई थी। पहली ही नज़र में इमरान को रमशा पसंद आ गई और इसने अपनी बहन से यही कहा कि मैं इस लड़की से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर शाजिया मुस्कुराने लगी और भाई से कहा कि भाई थोड़ा सब्र कीजिए, ये मामला इतना आसान नहीं। आपको तो लड़की पसंद आ चुकी है, लेकिन रमशा के बारे में मैं नहीं जानती, क्या वो भी आपको पसंद करेगी या नहीं। वो तो आपके बारे में जानती नहीं, ना ही आपको इसने कभी देखा है। हम एक ही अदारे में पढ़ाते हैं। मुझे तो रमशा शुरू से ही बहुत पसंद थी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। लेकिन मैं ये नहीं जानती कि क्या रमशा भी किसी को पसंद करती है या नहीं। क्या इसके वालिदैन ने रमशा का कहीं रिश्ता तय किया है या नहीं। मुझे सारी तफसील मालूम करना होगी। शाजिया ने अपने भाई से वादा किया कि कल ही इस सिलसिले में रमशा से जरूर बात करूंगी और हकीकत जानने की कोशिश करूंगी। दूसरे दिन स्कूल में ही ब्रेक टाइम में शाजिया ने रमशा से कहा कि हम काफी अरसे से अपने भाई के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं, लेकिन कोई मौजूद रिश्ता नहीं मिल रहा था। मैंने अपने भाई को तुम्हारी तस्वीर दिखाई है, नाराज मत होना। तुम्हारी इजाजत के बगैर मैंने इसे तुम्हारी तस्वीर दिखा दी, क्योंकि तुम तो मेरी बेहतरीन दोस्त हो और मुझे भी पसंद हो। और सच पूछो तो मेरी शुरू से ही यही ख्वाहिश थी कि तुम मेरी भाभी बनकर मेरे घर में आ जाओ। लेकिन तुम्हारे बारे में मैं ये नहीं जानती थी कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा रिश्ता कहाँ तय करना चाहते हैं। अगर तुम्हारा कहीं रिश्ता तय नहीं हुआ तो अब मैं अपने वालिदैन को इमरान भाई के लिए तुम्हारे घर भेजना चाहती हूँ। तुम्हें इस बात पर एतराज तो नहीं। रमशा ये सुनकर काफी देर खामोश रही और वो अपनी दोस्त पर नाराज भी नहीं हुई। अपने भाई को मेरी तस्वीर क्यों दिखाई, मगर फिर इसने शाजिया को बताया कि मेरा कहीं रिश्ता तय नहीं हुआ। मेरे मुस्तकबिल का फैसला मेरे वालिदैन ही करेंगे, क्योंकि मुझे अपने वालिदैन पर खास करके अपने वालिद पर भरोसा है। वो मेरे बारे में कभी गलत फैसला नहीं कर सकते। वो आपके भाई इमरान से ज़रूर मुलाकात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये रिश्ता मुमकिन है। ये सुनकर शाजिया काफ़ी खुश हुई। घर जाकर इसने अपने वालिदैन को बताया और इमरान को भी बताया कि रमशा का किसी जगह पर रिश्ता तय नहीं हुआ और इसे इस रिश्ते पर एतराज़ भी नहीं। अगर इसके वालिदैन राज़ी हो गए तो। मगर एक बात का ख्याल रखना, मैं इसके वालिद अकरम साहब को अच्छी तरह जानती हूँ। वो रिटायर्ड ऑफिसर प्रोफेसर हैं। वो बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। वो अपनी बेटी की शादी ऐसे ही किसी लड़के के साथ तय नहीं कर देंगे। वो बाकायदा आपका इंटरव्यू लेंगे
और अगर आप इस इंटरव्यू में कामयाब हो गए और रमशा के वालिद को आप पसंद आ गए तो ये रिश्ता पक्का ही समझे। इमरान ने अपनी बहन से कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह मैं अकरम साहब को भी पसंद जरूर आऊंगा, बस तुम अपने भाई के लिए दुआ करती रहना। इमरान अपने वालिदैन के साथ रमशा के घर आया। इमरान के वालिदैन तो घर में ही रहे, जबकि अकरम साहब ने बाइक निकाली और इमरान से कहा, आओ तुम्हें आज बाजार की थोड़ी सी सैर कराता हूँ, चाय भी पी लेंगे और थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। इमरान थोड़ा सा हिचकिचा रहा था और दिल ही दिल में थोड़ा परेशान जरूर था कि अकरम साहब मेरे बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, आया इसको मैं पसंद आऊंगा भी या नहीं। अकरम साहब और इमरान तकरीबन 1 घंटा घर से बाहर रहे। होटल में उन्होंने चाय भी पी ली और मुख्तलिफ टॉपिक पर इनकी बात भी होती रही। बात करने के दौरान अकरम साहब ने इमरान को जानने की कोशिश की, ये किस किस्म का लड़का है, आया ये मेरी बेटी के काबिल है भी या नहीं। तकरीबन शाम होने वाली थी, वो दोनों होटल से वापस आए, जबकि घर में इमरान के वालिदैन इनका इंतजार कर रहे थे। घर वापस जाते हुए इमरान की वालदा ने इनसे पूछा कि बेटा फिर क्या ख्याल है, मुझे तो ये खानदान बहुत पसंद आया है, तुम्हें क्या लगता है कि अकरम साहब तुम्हें पसंद करते हैं? इमरान ने अपनी माँ से कहा कि अम्मा, अभी तक तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर मैं इनको पसंद आ गया तो यकीन माने मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा कि मुझे इतना अच्छा ससुर मिले जिसकी इतनी अच्छी बेटी हो। 2 दिन बाद ही अकरम साहब ने इमरान की वालदा को फोन किया कि इसने कहा कि हमें आपका बेटा पसंद है। ये सुनकर इमरान की वालदा बहुत खुश हुई। इसे इस बात की खुशी थी कि मेरे बेटे को इसकी पसंद मिलने वाली है, एक ऐसी लड़की जिसको मेरा बेटा दिल से चाहता है। हालांकि इससे पहले इमरान की वालदा ने अपने बेटे के लिए बहुत सारी लड़कियां देखी, इनकी तस्वीर दिखाई, लेकिन इमरान को कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। मगर रमशा को देखते ही इसने पहली ही नजर में इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। आज वो इमरान का इंतजार कर रही थी कि घर वापस आएगा तो इसे ये खुशखबरी दूंगी। फिर इमरान जैसे ही घर आया तो माँ ने इसे प्यार किया और कहा कि बेटा तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अकरम साहब की अभी कॉल आई थी, वो कहते हैं कि इमरान बहुत अच्छा लड़का है, मेरी बेटी को खुश रखेगा और मुझे ये रिश्ता कबूल है। ये सुनकर इमरान बहुत खुश हुआ, इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर रिश्ते की तारीख भी तय की गई। अकरम साहब की बीवी ने इससे कहा कि इजाज साहब आपके पुराने दोस्त थे, वो भी आपने बेटे रोहान के लिए हमारी रमशा का रिश्ता मांग रहे थे और काफी अरसे पहले वो जो बात आपसे कह भी चुके थे, मगर आपने अपने गहरे दोस्त के हाँ रिश्ता करने के बारे में एक बार भी ना सोचा। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। मुझे आपके किसी भी फैसले पर एतराज नहीं, बस दिल में आया तो आपसे पूछ लिया कि जब एजाज साहब ये सुनेंगे कि हमने रमशा का रिश्ता किसी दूसरी फैमिली में कर दिया है तो वो कहीं नाराज ना हो जाए। अकरम साहब ने अपनी बीवी से कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं, एजाज मेरे भाइयों जैसा है, वो मुझसे कभी भी नाराज नहीं हो सकते। इसका बेटा रोहान बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अजीज भी है, वो तो मेरा स्टूडेंट भी रह चुका है। मगर तुम जानती हो कि मैं रमशा से कितनी मोहब्बत करता हूँ। रोहान शादी के बाद रमशा को अमेरिका में ले जाता और मेरी बेटी मेरी आंखों से दूर हो जाती, और ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस तुम दुआ करो कि मेरी बेटी के नसीब अच्छे हों और इमरान इसे खुश रखे। मेरी नजर कभी धोखा नहीं खा सकती, मुझे इंसानों की पहचान है, अच्छे बुरे की पहचान रखता हूँ। मेरे लिहाज से इमरान एक अच्छा लड़का है जो मेरी बेटी को खुश रखेगा। बस अपने बेटी के नसीब से डर लगता है कि अल्लाह ताला इसे किसी आजमाइश में ना डाल दे। शादी का दिन आया तो इमरान बारात लेकर अकरम साहब के डेरे पर पहुंच चुका था। बारात का खूब इस्तकबाल किया गया और मेहमानों की खातिर तवाज़ो की गई। अकरम साहब के चेहरे के तसरात मिले जुले थे। वो इस लिहाज से बहुत खुश था कि इसकी बेटी अपने घर जा रही है, एक फर्ज था जो मैं अदा करने जा रहा हूँ। लेकिन दिल ही दिल में वो अपनी बेटी की जुदाई पर थोड़े गमगीन भी थे, क्योंकि इनकी बेटी एक दूसरे शहर में आबाद होने वाली थी। इसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि इसकी बेटी हर वक्त इसकी आंखों के सामने रहे। बारात 70 किलोमीटर फैसला तय करके रमशा को लेने आई थी। वापसी पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बारे में ना कभी इमरान ने सोचा था ना ही अकरम साहब ने। बारात जब एक वीरान इलाके से गुजरी तो डाकुओं ने एक गिरोह ने बारात पर हमला किया। फिर वो दुल्हन को अगवा करके अपने साथ ले गए। इमरान अपनी दुल्हन के लिए आगे आया तो उन्होंने इमरान पर तशद्दुद किया और फिर इसके सर पे एक ऐसी ज़रब लगाई जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा। अकरम साहब अपनी बेटी के लिए तड़प रहे थे। तमाम बाराती हैरान थे कि ये हमारे साथ क्या हो गया। अकरम साहब को किसी चीज का होश नहीं था। इसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने इसे मशवरा दिया कि पुलिस स्टेशन जाकर बेटी की अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाएं। लेकिन अकरम साहब ने यही कहा कि शायद
इन लोगों को किसी किस्म की लालच हो, वरना मेरे साथ तो किसी की कोई दुश्मनी नहीं कि कोई मेरा घर जो बर्बाद करे और मेरी औलाद के साथ कोई ऐसा सलूक करे। मैं थोड़ा इंतजार करूंगा, शायद इनका मुझसे राब्ता हो जाए और वो अपनी डिमांड मुझे बताए। अभी 2 घंटे ही गुजरे थे कि अकरम साहब के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले आदमी ने अकरम साहब से कहा कि अगर बेटी अजीज है और वापस ले जाना चाहते हो तो 1 करोड़ लेकर आ जाओ। ये सुनकर अकरम साहब के रोंगटे खड़े हो गए। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो यही कहने लगे कि अगर इतनी सारी रकम मैं कहाँ से लाऊं, खुदा का खौफ करो, मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। मगर कॉल करने वाले ने कहा कि हमने ऐसे ही आपकी बेटी अगवा नहीं की। हमें इस बात का पता है, आप ये पैसे अदा कर सकते और हैं। आपके पास वसाइल भी मौजूद हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। रात हो रही थी और अकरम अपनी बेटी के लिए तड़प रहा था। वो इस डाकू का इशारा समझ चुके थे। अकरम साहब के पास एक ही प्रॉपर्टी थी और वो थे इसका प्लाट, जो आज से 5 साल पहले इसने शहर में खरीदा था। इसकी कीमत 1 करोड़ 40 लाख रुपए लग रही थी, जबकि रमशा को छोड़ने की डिमांड 1 करोड़ थी। और डाकुओं ने अकरम साहब को ये वार्निंग भी दी थी कि किसी तरह भी पुलिस से राब्ता करने की कोशिश मत करना, वरना हमेशा हमेशा के लिए अपनी बेटी को खो दोगे। और इसको धमकी मत समझना, हम जो कहते हैं इस पर अमल भी कर दिखाते हैं। अकरम साहब ने डाकुओं से कहा कि मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, बस खुदा रहा मेरी बेटी को छोड़ना मत। मेरी ये बेटी बहुत मासूम है। जिसने घर से बाहर कदम ना रखा, उन्होंने अकरम साहब को तसल्ली दी कि परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारी डिमांड पूरी हो जाने पर हम आपको आपकी बेटी वापस कर देंगे। अकरम साहब मुख्तलिफ प्रॉपर्टी डीलर से बात करने लगे। उन्होंने वो अपने इस प्लाट को फरोख्त करना चाहते हैं। अकरम साहब के दोस्त और रिश्तेदार इनसे यही कह रहे थे कि आप पुलिस में इत्तला करें, इन लोगों की बातों में ना आए। अपना आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आपकी बेटी भी बाजियाब हो जाएगी और आपको ये पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। मगर अकरम साहब अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों से दरखास्त कर रहा था कि मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता। खुदा रहा मेरा साथ दें और पुलिस में इतला देने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं नहीं जानता कि मेरी बेटी किस बड़ी मुसीबत में फंस जाए। आप लोग तो जानते हैं मेरी एक ही बेटी है। आप मेरे साथ तावन करें और किसी तरह इस प्लाट को फरोख्त करने में मेरी मदद करें। प्रॉपर्टी डीलर से बात हुई और इस तरह प्लाट की कीमत लगवाई। अच्छी रकम मिलने पर अकरम साहब ने प्लाट फरोख्त कर दिया और फिर इनके फोन का इंतजार करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद अकरम साहब को कॉल दोबारा वसूल हुई। अकरम साहब कांपते हुए होंठों से इनसे पूछ रहे थे कि मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है। आप मुझे लोकेशन बताएं ताकि मैं आप लोगों को आपके पैसे दे दूं और अपनी बेटी को अपने साथ ले आऊं। उन्होंने अकरम साहब को एक लोकेशन बताई और इस बात की तनबीह की कि आपको अकेले ही आना है, साथ किसी को आने की जरूरत नहीं। अकरम साहब अकेले ही पैसे लेकर एक वीरान जगह पर जा पहुंचे, मगर हैरान हुए कि वहां कोई भी मौजूद नहीं था। इन्हें इस बात का खौफ था कि अगर कोई मुझसे ये पैसे छीन कर चला गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ना अपनी बेटी को बचा पाऊंगा और ये पैसे भी हाथ से चले जाएंगे। वो बार बार इस नंबर पर कॉल कर रहा था, लेकिन आगे से नंबर बंद था, क्योंकि जब भी वो कॉल करते थे इसके बाद फौरन अपना नंबर बंद कर देते थे। लिहाजा साहब के पास एक ही रास्ता था कि डाकुओं की कॉल का वो इंतजार करता। लिहाजा वो सर्द रात में इनकी कॉल का इंतजार कर रहा था। अजीबो गरीब ख्यालात इसके दिल में आ रहे थे। औलाद के लिए इंसान बहुत कमजोर पड़ जाता है और यही वजह थी कि अकरम साहब कमजोर पड़ गए थे। इसे ये बात सता रही थी कि मेरी बेटी का क्या बनेगा। इमरान भी अकरम साहब के साथ ही चाहता था, लेकिन इसने मना कर दिया कि तुम घर पर रहो, मेरा अकेला जाना ही जरूरी है। और इसने इमरान को ये भी कहा कि किसी तरह पुलिस को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, ना ही इनको खबर देने की कोई जरूरत है। अभी कुछ ही देर गुजरी कि अकरम साहब के फोन पर कॉल वसूल हुई। एक आदमी अकरम साहब से पूछ रहा था कि आप कहाँ हैं। तो अकरम ने बताया कि मैं इसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ आपने आने का हुक्म दिया था। थोड़ी देर बाद दूर से एक लाइट अकरम साहब के चेहरे पर आई। अकरम साहब समझ चुके थे कि इन्हीं का कोई आदमी है। वो चुपचाप आ रहा था और रमशा भी इसके साथ ही थी। रमशा के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और रमशा की आंखों में बहुत खौफ था। लेकिन जैसे ही इसने अपने बाप को देखा तो भागकर बाप से लिपटने की कोशिश की, लेकिन इस आदमी ने रमशा को रोक लिया। फिर इसने पैसों का बैग लिया, पैसे गिने और इसके बाद अकरम साहब को इसकी बेटी इसके हवाले कर दी। रमशा अपने बाप से लिपट कर रोने लगी। अकरम साहब अपनी बेटी को तसल्ली दे रहे थे। फिर इसे अपने साथ वापस ले आए। पूरा खानदान जमा हो चुका था।
अकरम साहब के रिश्तेदार भी मौजूद थे। इमरान भी अपनी फैमिली के साथ अकरम साहब के घर पहुंच चुका था। अकरम ने देखा कि रमशा खौफ के मारे कांप रही है। इसके बाल बिखरे हुए थे और फिर रमशा को देखकर इमरान के दिल में कई तरह के ख्यालात आने लगे थे। इमरान की मां ने रमशा को गले से लगाया और कहा, बेटी परेशान होने की जरूरत नहीं, अब तुम वापस आ चुकी हो। फिर इसने अपने बेटे से कहा, चलो गाड़ी निकालो, हम रमशा को लेकर जा रहे हैं। इस पर इमरान ने अपनी माँ से कहा, अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? ये डाकुओं के साथ एक रात गुजार कर आई है, हम ऐसे ही इसे अपने साथ कैसे लेकर जा सकते हैं? आप खुद सोचे, इतनी हसीन और जमील दुल्हन को भला डाकू बगैर छुए कैसे वापस कर सकते हैं? ये सुनकर जहां अकरम हैरान था, वहां रमशा की आंखें भी खुली की खुली रह गई। वो कभी अपने बाप की तरफ देख रही थी तो कभी इमरान की तरफ। अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा तू गलत कह रहा है, रमशा से तुम्हारा निकाह हुआ है और तू अपनी बीवी पर ऐसे शक नहीं कर सकता। इमरान कह रहा था कि मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है, आप इसकी मेडिकल टेस्ट करवा के देख लें। अगर आप इस शर्त पर ही इसे अपने साथ ले जाऊंगा, इसका मेडिकल टेस्ट होता कि मुझे तसल्ली हो जाए। रमशा ने इमरान से कहा कि मैं किसी सूरत कोई मेडिकल टेस्ट करवा के अपनी पाकीज़गी साबित करने वाले बिल्कुल नहीं। जिस पर इमरान ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हें बीवी के तौर पर कभी किसी सूरत कबूल नहीं कर सकता, बल्कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम्हें आज़ाद करता हूँ। ये अपनी नौयत की अजीबो गरीब शादी थी, जिसमें दुल्हन को अगवा किया गया और फिर इसे तलाक हो गई। इस सारे मामले को 24 से 48 घंटे नहीं गुजरे थे कि अकरम साहब के सर पर आसमान गिर पड़ा और वो लड़का जिसको अकरम साहब लाखों में एक समझता था, इसी ने इसकी मासूम बेटी पर ऐसे अजीबो-गरीब इल्जामात लगाए जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। अकरम साहब ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा, चल बेटी, कमरे में चलो, नमाज का वक्त हो चुका है। इस मौके पर एजाज साहब अपने दोस्त अकरम के पास आए और अकरम से यही कहा कि यार, मेरी कितनी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारी ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। मेरा बेटा रूहान भी यही चाहता था, मगर तूने कैसे लोगों में अपनी बेटी का रिश्ता किया? खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मुश्किल की इस घड़ी में हम भी रमशा बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकते। रूहान मेरा फर्माबरदार बेटा है, वो अब भी रमशा को अपना लेगा। मुझ पर भरोसा रखो। अकरम साहब ने अपने दोस्त एजाज की तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे कोई भी बहुत प्यासा हो और इसे दूर से पानी की झलक नजर आ गई हो। इसने अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना, मैं तो यही चाहता था कि मेरी बेटी मेरे सामने रहे, वरना रूहान में तो कोई कमी नहीं थी और मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज है। इजाज ने अपने बेटे रूहान से बात की तो रूहान ने कहा, अब्बा, मुझे आपका हर फैसला सर आंखों पर मंजूर है। मैं तो पहले ही रमशा को चाहता था, लेकिन शायद नसीब में ऐसी ही शादी लिखी थी। मैं अब भी रमशा को अपनाने के लिए तैयार हूँ। अकरम साहब ने अपनी बेटी रमशा से बात की तो रमशा हैरान हुई। अपने बाप से कहने लगी, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। मैंने कसम खा ली है कि मैं अब शादी नहीं करूंगी। मर्दजात से मेरा भरोसा ही उठ चुका है। अकरम साहब अपनी बेटी से यही कह रहे थे कि बेटी, एक औरत के लिए अकेली जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा है? मेरे चले जाने के बाद कौन होगा जो तुम्हारा आसरा होगा, जो तुम्हें सहारा देगा? मगर रमशा किसी सूरत शादी के लिए रजामंद ना हुई, बल्कि इसने अपने बाप से यही कहा कि मेरी इसमें रजामंदी शामिल नहीं। लेकिन अगर आप मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं और मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं तो रूहान से मेरी शादी कर दें। अकरम साहब कभी भी अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। वो शशोपंज में मुब्तला थे। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। वो अपना सब कुछ फरोख्त करके अपनी बेटी को इन डाकुओं से वापस लेकर आए थे, मगर अब इसकी बेटी की रुखसती भी ना हो सकी, जिसके लिए इसने इतनी कोशिशें की थी। ना वो बेटी को मजबूर कर सकते थे कि वो रूहान से शादी करे, ना ही ये बात बर्दाश्त कर सकते थे कि रमशा अकेली रह जाए। खुद भी बीमार रहते थे, दिल के मरीज में मुब्तला थे, लिहाजा इन्हें रमशा की शादी की बहुत जल्दी थी। इमरान अपनी जिंदगी में मगन हो गया था, हालांकि इसकी ये मोहब्बत रेत की दीवार की तरह साबित हुई। कुछ अरसे बाद इसने एक लड़की से शादी भी कर ली। इसका नाम किरण था। इमरान की बहन शाजिया अपने भाई को मलामत करती थी, इससे खफा थी कि तूने रमशा के साथ ठीक नहीं किया, मगर वो अपनी बहन से यही कहता था कि तुम मेरी बहन हो, मैं तुमसे कैसे बात करूं, लेकिन मेरा दिल मुतमिन नहीं, तो मैं कैसे इसे अपना सकता था। हाँ, मैंने इससे मोहब्बत की थी, लेकिन इसकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा पेश आया कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते थे। सारी जिंदगी इसी शक में गुजार देता, खुद भी जलील होता और इसे भी जलील करता।
وقت تیزی سے گزر گیا اور اب تو عمران کے بچے بھی جوان ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں عطا کی تھی۔ بڑی بیٹی مریم کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی مقدس کے لیے وہ رشتہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ والدین کی بہت لاڈلی تھی۔ عمران نے اپنی بیٹی مقدس کی ہر خواہش پوری کی، اور یہ بھی مقدس کی ہی خواہش تھی کہ میں ٹرین پر سفر کرنا چاہتی ہوں۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کی شادی میں شرکت کے لیے انہیں لاہور سے حیدرآباد جانا تھا، اور پوری فیملی ایک بار ٹرین پر ہی جا رہی تھی۔ عمران ریلوے اسٹیشن پہنچا تو اس نے ایک بوڑھی بکارن کو دیکھا۔ وہ ہاتھ پھیلا کر ایک ایک مسافر سے بھیک مانگ رہی تھی۔ غور کرنے پر پتا چلا کہ یہ بیچاری رمشا ہی تھی۔ اکرم صاحب کے گزر جانے کے بعد رمشا اکیلی رہ چکی تھی۔ نہ کرنے کی قسم تو اس نے کھا لی تھی، لیکن اب زندگی اس پر بہت مشکل ہو چکی تھی۔ کافی بیمار رہنے لگی تھی۔ مکان بھی فروخت ہو چکا تھا۔ پہلے کرائے کے مکان میں رہتی تھی، لیکن جب کرایہ نہ دے پائی تب مختلف درباروں میں زندگی گزارنے لگی۔ آج 19 برس بعد اسے اچانک رمشا یاد آئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ رمشا اس حال میں زندگی گزار رہی ہوگی۔ اس نے اپنے بچوں اور بیوی کرن سے کچھ نہ کہا اور انہیں کچھ نہ بتایا۔ اب وہ ڈرنے لگا تھا۔ رمشا کی یہ حالت دیکھ کر وہ خوف میں مبتلا ہو چکا تھا، کیونکہ وہ بھی تو بیٹیوں والا تھا، اور پھر مقدس کا بھی ایک اچھے سے گھر میں رشتہ طے ہوگا اور اس کی شادی ہوگی۔ مگر شادی کے تیسرے دن ہی مقدس کے شوہر نے اسے طلاق دی اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ جب مقدس کے شوہر کو کسی نے بتایا، مقدس اپنے دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی کے ٹور پر گئی تھی۔ اس ٹور میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل تھے، اور مقدس نے گھر سے باہر 2 راتیں گزاری تھی۔ بدقسمتی سے مقدس کا شوہر بھی عمران کی طرح ہی شکی مزاج ثابت ہوا۔ وہ ہر وقت مقدس سے یہی کہتا کہ ٹور کے دوران تم کسی لڑکے سے تو نہیں ملی، کوئی لڑکا تمہارے کمرے میں تو نہیں آیا تھا، ٹور میں تم نے رات کس کے ساتھ گزاری؟ اس طرح کی باتیں کر کر کے اس نے مقدس کو ذہنی معذور بنا ڈالا تھا، اور ہر وقت کے الزامات سے تنگ آ کر ایک دن مقدس نے اپنے شوہر پر حملہ کیا اور اس کے بال نوچ ڈالے تھے، اور سبزی کاٹنے والی چھری سے اس کا ایک کان بھی کاٹ دیا۔ غصے میں شوہر نے مقدس کو طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا۔ جس لڑکی نے زندگی میں کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، جس کی زندگی خوشیوں سے بھری تھی، اچانک اس سے طلاق ہوئی، اور ذلیل کر کے جب اسے گھر سے نکالا گیا، اس سے یہ ذلت برداشت نہ ہوئی۔ اس نے خودکشی کر لی اور مرنے سے پہلے یہی لکھا کہ بابا مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا، میں بدکار بالکل نہیں۔ آج 24 سال بعد عمران کو احساس ہوا کہ رمشا کے ساتھ بھی تو یہی کچھ ہوا تھا۔ اس کی زندگی میں بھی ایک ایسا ہی حادثہ ہوا تھا جس میں رمشا بالکل بے قصور تھی، مگر میں نے اس وقت اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں ہی جاہل۔ شک ایک ایسا زہر ہے جو رشتوں کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ جس رشتے کی بنیاد شک پر ہو، وہ رشتہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ رشتوں میں کامیابی کے لیے ایک دوسرے پر اعتماد کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا